हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 12 का जीव विज्ञान लेकर आए हैं। अभी तक हमने जीवों में जनन पढ़ रहे हैं और जीवों में जनन के अंतर्गत हमने अभी तक कृत्रिम कायिक जनन पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कृत्रिम कायिक जनन के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। तो कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन। आज का टॉपिक हमारा होगा सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। हमारा टॉपिक क्या है? माइक्रो प्रोपेगेशन। तो यह जो है एक तकनीकी है। कौन सी तकनीकी है? इसे हम कौन सी तकनीकी कहते हैं? ऊतक तथा कोशिका संवर्धन तकनीकी कहते हैं। इसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन क्या कहते हैं? कोशिका संवर्धन तकनीकी। ऊतक या कोशिका संवर्धन तकनीक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसे हम? या हम कह सकते सेल, टिश्यू, आर, सेल, मीडियम तकनीक, कल्चर तकनीकी, कल्चर मीडियम या तकनीकी टेक्निक। ठीक, तो इस विधि में क्या होता है कि जिस पौधे से हमें यह प्रक्रिया अपनानी होती है, ठीक, यानी जिस पौधे से हमें यह प्रक्रिया अपनानी होती है, तो उस पौधे के हम थोड़ा सा भाग को हम ले लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा भाग को नहीं, थोड़े से भाग को लेकर उसे एक हम मीडियम कल्चर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मीडियम कल्चर में जाते हैं। यानी हम मीडियम कल्चर हम उसे कह सकते हैं कि वे परिस्थितियाँ या उसमें जो मीडियम कल्चर बनाया जाता है उसमें ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं जो एक पौधे के लिए अनुकूल, एक पौधे के लिए क्या हो? अनुकूल है, उसके विकास के लिए अनुकूल है, उसके हर चीज़ उसे उसमें प्राप्त हो सके, सभी चीज़ें उसमें उपस्थित होती हैं। उस माध्यम से क्या करते हैं, जब उसमें क्या होता है कि कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है और उस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं? कैलस कहते हैं। वो जो गुच्छा बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। अब क्या होता है कि जो कैलस होता है उसके हम थोड़े भाग को हम क्या करते हैं? अलग करके एक दूसरे मीडियम में ले जाएंगे, जहाँ पे वही चीज़ प्रक्रिया होगी लेकिन उसमें कुछ और अलग से वृद्धि हार्मोन मिला देंगे, जिसके कारण वहाँ से एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो यह जो इस प्रकार से हम ये क्या करते हैं, एक जन्ममात्र जनक कोशिका से या जनक कोशिका से पुत्री पौधे का या नए पौधे का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम एक छोटा सा हम समझाने की कोशिश करें आप लोगों को कि इस बीच में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ठीक, एक पौधा है, ठीक, ठीक, ये मान लीजिए एक पौधा है। इस पौधे के हम थोड़े से भाग को क्या करेंगे? हम काट के अलग कर देंगे। उस भाग को क्या करेंगे? हम काट कर, या हम इस तरीके से कैसे ठीक, कौन से भाग को हम क्या करते हैं? काट कर अलग करेंगे।
हमने क्या किया, इस पौधे के थोड़े से भाग को क्या किया, हमने काट कर अलग कर लिया, और इस कटे हुए भाग को हम क्या करते हैं, एक मीडियम कल्चर में जाएंगे। ठीक, और मीडियम कल्चर की बात कर सकते हैं हम, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिसके द्वारा पौधे को जो जो चीज़ें की आवश्यकता होती है, विकास के लिए जो जो चीज़ की आवश्यकता होती है, वह सभी चीज़ें इसमें उपलब्ध होती हैं। अब क्या किया जाता है, इस मीडियम कल्चर में इसको डाल दिया जाता है। आपको क्या होता है, इससे डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोशिका विभाजन तेज होता है, मल्टीप्लिकेशन था, कोशिकाओं का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और चारों तरफ कोशिकाएं बन जाती है, गुच्छे बन जाते हैं। कोशिकाओं क्या बोलते हैं, गुच्छे बन जाते हैं। अब जब गुच्छे बन जाते हैं तो इसमें से एक छोटा सा भाग हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसमें से एक छोटे से भाग को क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे, ऐसे छोटे से भाग को अलग कर देंगे। इसे हम क्या कर सबको हम नाम दे देंगे, इसे हम कहेंगे मदर प्लांट, इसे कहते हैं हम एक्स प्लांट, इस चीज को हम क्या कहेंगे, मीडियम कल्चर कहेंगे। ठीक, इसे हम कैलस कहेंगे। ठीक, यह कैलस तैयार हो गया। अब क्या करेंगे कि हम इस कैलस के छोटे से टुकड़े को पीलेंगे। कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। संरक्षित रखने के बाद क्या होगा, जब हमें इन्हें नए पौधे की कराना होता है उत्पत्ति, हम इसे क्या करते हैं, एक छोटे से भाग को हम लेकर, ठीक, ले लेते हैं, और इसे हम फिर एक मीडियम कल्चर में ले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मीडियम कल्चर में ले जाते हैं। ठीक, और इस तकनीकी द्वारा एक हम इसे ठीक, यह इसे हम ठीक एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो हमने कहा कि जब इस कैलस से हम छोटे से, जब ये इसके संवर्धन का एक नया पौधा प्राप्त करना होता है, तो कैलस से हम छोटा टुकड़ा लेते हैं, और इस छोटे टुकड़े में क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयड कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयड कहते हैं। और इस एम्ब्रॉयड से क्या तैयार होता है, एम्ब्रियो तैयार होता है। कहते हैं हाँ, ठीक। अब इस एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, एक दूसरे मीडियम में ले जाएंगे, और दूसरे मीडियम में जब ले जाते हैं तो इसमें जो पौधे के लिए, वृद्धि के लिए जितनी भी चीज़ें की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ इसमें हम वृद्धि हार्मोन भी डाल देते हैं, होता है, उपस्थित होता है, जो क्या करता है, एक पौधे, नए पौधे की उत्पत्ति करता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट कहते हैं, प्लांटलेट, यानी एक नया पौधा की उत्पत्ति हो। तो इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं कि हजारों पौधे तैयार करते हैं। छोटे से भाग के हम क्या करते हैं, छोटे से ही भाग के पौधे के, एक छोटे से भाग के से ही हम क्या करते हैं, हजारों पौधे तैयार करते हैं, नए पौधे तैयार करते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म परिवर्धन, यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, नहीं तो एक बार तो हम कहते हैं जो माइक्रो प्रोपेगेशन प्रक्रिया है, यह एक तकनीकी है। इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, ऊतक या कोशिका संवर्धन तकनीकी कहते हैं, कोशिका संवर्धन तकनीकी कहते हैं। इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, एक पौधा आता है, मदर प्लांट होता है, इस प्लांट से क्या करते हैं, हम छोटे से भाग को इसको हम अलग कर लेते हैं। छोटे भाग को अलग करके इस प्लांट को हम क्या करते हैं, एक मीडियम कल्चर में रखते हैं। मीडियम कल्चर ऐसा होता है कि जिसमें एक पौधे की वृद्धि के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हो, जो एक पौधे के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाए, वो सब चीज़ें क्या है, इसमें उपलब्ध हो। और जब उपलब्ध हो जाती है तो ये क्या होता है, जो छोटा सा पदार्थ भाग होता है, उनमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और नई नई कोशिकाएं बनती है, और नई कोशिकाएं जो होती है इसमें गुच्छे के रूप में फैल जाती है। अब इस जो फैले भाग हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ये वाला भाग जो बन रहा है, इसे हम क्या करें, कैलस करें।
अब क्या होता है, इस दौरान कैलस से क्या करते हैं, एक छोटा सा भाग हम फिर लिखते हैं। छोटे से भाग को लेकर हम मीडियम कल्चर में जाते हैं। मीडियम कल्चर से फिर ये अपने आप को प्रोग्रेस करेगा, इम्प्रूवमेंट होगा, इनमें इम्ब्रॉयड से एम्ब्रियो बनेगा। और फिर क्या करेंगे, हम एक ऐसे तकनीक माध्यम में ले जाएंगे जहाँ पे नए पौधे के लिए जो एक न्यू प्लांट है उसके लिए सभी अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हों और इसके द्वारा एक नए पौधा का उत्पत्ति होता है। तो इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, छोटे से भाग से ही हजारों पौधे तैयार कर लेते हैं। ये एक नर्सरी विधि भी होता है, जो नर्सरी को जो देखे जाते हैं उनमें भी ये विधि ज़्यादातर अपनाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल मुख्य रूप से है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, गुलदाउदी, सतावर, ठीक, गुलदाउदी, सतावर, और आता है इसमें मशरूम आदि। तो इन पौधों में हम क्या करते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन का प्रक्रिया अपनाते हैं और एक पौधे इसके अंतर्गत। तो ये हो गया माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या हो गया, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक, अगला टॉपिक इसमें हमारा है अब हम पढ़ेंगे कायिक पौधों में कायिक परिवर्धन से लाभ, या हम कह सकते हैं आर्थिक महत्व। कायिक परिवर्धन का आर्थिक महत्व हमारा अगला टॉपिक है। कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व है। तो कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व निम्नवत है, क्योंकि इसका देखिए जो पहला महत्व इसमें है कि जो यह विधि होती है एकदम आसान और सस्ती होती है। जो कायिक परिवर्धन की जो विधि होती है पौधों में, यह सस्ती व आसान होती है। कैसी होती है, सस्ती व आसान होती है। ठीक, जिसे हम आसानी से कायिक प्रवर्धन करा सकते हैं। दूसरा चीज है कि इसमें इसके द्वारा जो होता है कि पौधों की संख्या में हम तेजी से वृद्धि करा सकते हैं। दूसरा क्या महत्व है कि पौधों की संख्या में तेजी से क्या कर सकते हैं, वृद्धि करा सकते हैं, वृद्धि कराते हैं, कर सकते हैं। ठीक, पौधों की संख्या में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। अब तीसरा इसमें महत्व क्या है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फल लगने में बहुत वर्ष लगते हैं, ज़्यादा समय लगता है। फलदार वृक्षों में परिपक्व होने में इन्हें, या फलदार कुछ ऐसे पौधे जो फलदार होते हैं लेकिन इन्हें परिपक्व होने में काफ़ी समय लग जाता है तथा फल लगने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन विधि से हम क्या करते हैं कि एक ही वर्ष में क्या करते हैं, एक नए पौधे तैयार कर लेते हैं। ठीक, या हम इस विधि से क्या कर सकते हैं कि एक ही वर्ष में हम एक फल प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। हमने कहा कि इसमें एक और फायदा है कि कुछ ऐसे फलदार पौधे होते हैं जिनमें फल तैयार होने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, काफ़ी समय लगता है। तो इन पौधों में क्या करते हैं, इस तकनीक द्वारा हम क्या करते हैं कि एक ही वर्ष में फल प्राप्त करने लगते हैं। यानी मतलब कुछ ऐसे फलदार पौधे होते हैं मतलब इसमें हम जल्दी से फल प्राप्त करने लगते हैं। ठीक, जैसे क्या कर सकते हैं हम, कुछ पौधों से
कुछ पौधों से फल प्राप्त करने में काफी समय लगता है, काफी वर्ष लगता है। तो इस विधि द्वारा क्या करते हैं हम, इस विधि द्वारा हम एक ही वर्ष में फल प्राप्त कर लेते हैं। एक ही वर्ष में क्या करते हैं, फल प्राप्त करने लगते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फल प्राप्त कर सकते हैं। चौथा टॉपिक क्या हो सकता है इसमें, इसमें मुख्यतः वे पौधे होते हैं जैसे केला, अनानास, गुलाब, अंगूर, आदि। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें, अब क्या होता है इस क्रिया के अंतर्गत जो भी पौधे प्राप्त होते हैं वह अपने जनक क्या होते हैं, आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। यानी कि इस क्रिया के अंतर्गत या इस विधि से प्राप्त नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। ठीक, और जो पौधे आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एकदम हुबहू होते हैं। ठीक, इसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। हमने कहा जब कोशिका विभाजन होता है जिसमें ये समसूत्री विभाजन होता है, उस प्रक्रिया के दौरान जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ और जो उसके गुण होते हैं एकदम हुबहू बच्चे में पहुंचते हैं, सेम बच्चे में पहुंचते हैं। और ऐसे बच्चों को, इससे संतान को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, यानी कि प्रतिरूप कहते हैं। वो जनक के प्रतिरूप होते हैं। तो ये है। अब इस छठवां पॉइंट है कि गुणवत्ता के आधार पर अपने जनक से नए पौधे अपने जनक से बेहतर होते हैं। ठीक, गुणवत्ता के आधार पर क्या होते हैं, जो नए पौधे होते हैं वह अपने जनक से क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। ठीक, ये हो गया कार्य प्रवर्धन का आर्थिक महत्व। ठीक बच्चों, यह है, हमने कहा यह विधि जो होती है सस्ती व आसान होती है कार्य प्रवर्धन की। ठीक, पौधों की संख्या में तेजी से वृद्धि कर सकते, जैसे हमने पीछे बताया कि एक ही फल से हम क्या करते हैं, हजारों पौधे हम तैयार कर सकते हैं सूक्ष्म परिवर्धन द्वारा। और भी तकनीक है जिसमें हमने बताया था कि कृत्रिम जनन द्वारा या कायिक जनन द्वारा। इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, काफ़ी संख्या में नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ पौधों से फल प्राप्त करने में काफ़ी वर्ष लगते हैं। कुछ पौधे से क्या होते हैं कि या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फल काफ़ी वर्ष बाद देते हैं, काफ़ी समय बाद देते हैं। तो ऐसे इस विधि द्वारा क्या करते हैं, एक ही वर्ष में फल प्राप्त करने लगते हैं। केला, अनानास, गुलाब और अंगूर इसके उदाहरण इसमें, क्योंकि ये इसके उदाहरण के माध्यम से हम कर सकते हैं। इस विधि प्राप्त नए पौधे आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, जनक के समान होते हैं। जनक क्या होते हैं, समान होते हैं। और गुणवत्ता के आधार पर ये नए पौधे अपने जनक से क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। गुणवत्ता के आधार पर नए पौधे अपने जनक से बेहतर होते हैं। यह हो गया कार्य प्रवर्धन का आर्थिक महत्व। अब हम देख सकते हैं इसकी हानियां।
काय प्रवर्धन की हानियां, काय प्रवर्धन से हानियां क्या क्या हानियां हो सकती, क्या होती है इसके स्पेलिंग? डिसएडवांटेज टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या क्या इसकी हानियां हैं, काय जनन से क्या क्या हानियां हैं? तो पहली हानि क्या आता है कि जो हम किसी पौधे में, जैसे आपने बताया जो आम है, आम में जब हम कृत्रिम जनन करवाते हैं, यानी कि कृत्रिम जनन के अंतर्गत हम जो कहलाते हैं कलम विधि। तो कलम विधि में हमने बताया था, रोपण विधि। तो रोपण विधि हमने बताया था कि एक स्याल होता है और एक स्टाक होता है, एक अच्छी किस्म के तना होता है और खराब किस्म का जड़ होता है। तो इस विधि से हम जब करवाते हैं, बांध देते हैं दोनों को अलग अलग, एक ही बांध देते हैं तो एक नया पौधा प्राप्त, वो बड़े अच्छे फल वाला पौधा प्राप्त होता है। लेकिन ये ज़्यादा विकास नहीं कर पाता है, ये इसके जो डाली होती है ये ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाते हैं। जब ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाते हैं ये, तो उनमें क्या होता है, भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी पदार्थ चाहिए उसके लिए क्या होते हैं, उपलब्ध पर्याप्त मात्रा मिल नहीं पाते हैं। तो जब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं तो ये क्या होते हैं, इनकी जो स्थिति होती है, या ये फल तो देते हैं, अच्छे देते हैं, लेकिन इसकी उम्र काफ़ी कम हो जाती है, ये जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। तो काय प्रवर्धन द्वारा पौधे दूर दूर तक फैल नहीं पाते हैं, जिससे उन्हें भोजन वायु तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है और नहीं मिलने के कारण वह वृद्धि नहीं कर पाते हैं। दूसरा है, इस प्रकार से उत्पन्न पौधे में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं पाई जाती है। दूसरा हम कह सकते हैं, जब हम जो इस प्रक्रिया जब हम मानते हैं तो जनक से जो पौधे जो प्राप्त होते हैं, इनमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया जो आनुवंशिक पदार्थ और उसके जो गुण होते हैं एकदम समान आते हैं। जनक से उनके जो पुत्रों में क्या होते हैं, नए पौधों में एकदम समान आते हैं, हुबहू आते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो इनमें किसी भी प्रकार की वेरिएशन नहीं होता, विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। इसलिए क्या होता है कि कुछ पौधे क्या कर पाते हैं कि अपने आप को पर्यावरण में या अनुकूल परिस्थितियों में एडाप्ट नहीं कर पाते हैं, या पर्यावरण को एडाप्ट नहीं कर पाते हैं, या अपने आप को ढाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इस बीज द्वारा हम नई जाति की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। इस बीज द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस बीज द्वारा हम बस हुबहू तैयार कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का वेरिएशन तो हो ही नहीं रहा है, तो नई जाति तो आएगी नहीं। जब वेरिएशन होता है, धीरे धीरे वेरिएशन एकत्रित होते जाते हैं, तो ये अचानक क्या होता है, एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, जिसे हम बताएंगे आनुवंशिकता में मेंडल लॉ में बताएंगे। उसमें कुछ इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि वेरिएशन कैसे आती है अचानक, या हम उत्परिवर्तनवाद पढ़ेंगे जब हम, उसमें भी हम इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और काय प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे में कुछ समय बाद ह्रास होने लगता है। जो हमने कहा, जो काय प्रवर्धन द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं उसमें कुछ समय बाद क्या होता है, ह्रास होने लगते हैं और उनकी वो जल्दी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये रही काय प्रवर्धन से हानियाँ। पहले हमने हानियाँ बताया कि काय प्रवर्धन से पौधे दूर दूर तक नहीं फैल पाते हैं, जिसके कारण उन पौधे के जो भाग होते हैं उनमें भोजन और वायु तथा पर्याप्त मात्रा में जो उसे चाहिए वो सब चीज़ें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि दूर तक ये अधिक वृद्धि नहीं कर पाते हैं। दूसरा हमने बताया कि जो इसमें किसी भी प्रकार की, जो हम इस विधि द्वारा हम जनक से पुत्रों में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं आती है, यानी एकदम क्लोन बनते हैं। तीसरा हमने बताया कि इसकी जो हानियाँ हैं, इस पौधे में जो नई जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, हमेशा एक जाति से एकदम हुबहू बनते हैं, क्लोन बनते जाते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है कि ये जो होते हैं अपने आप को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो हमने डार्विन लॉ पढ़ेंगे हम, उसमें एक नियम है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने आप को अनुकूल बदलते हुए अनुकूल परिस्थितियों में ढाल नहीं पाते हैं, वह क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। वही स्थिति इनमें भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद काय प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे में कुछ समय बाद ये वही ह्रास होने लगता है,
क्योंकि इस वही चीज़ है कि इसमें किसी भी प्रकार का अनुकूल परिवर्तन, वो हास में रहते हैं और जल्दी क्या रहते हैं, ये नष्ट रहते हैं। तो ये कायिक प्रवर्धन किससे हानियाँ। तो अब हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है और हमारा अगला टॉपिक होगा, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है। अगला हमारा टॉपिक होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत हम अगली वीडियो में हम लाएंगे जीवों में लैंगिक जनन। फिर इसके बाद हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें आएगी पुष्पों में लैंगिक जनन, अगला अध्याय। तो इतने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम अगले वीडियो में जल्द उपस्थित होंगे।